लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विभाग आपके पास है। दोनों विभाग आपके प्रभार संभालने के बाद किस दिशा में काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों विभागों में एक नई तस्वीर उभरी है? देखिए, महिला सशक्तिकरण विभाग से हो, महिला कल्याण विभाग से हो, दोनों विभागों के माध्यम से एक कोशिश की गई है कि एक लड़की जिसका जन्म गर्भ में होता है उसको संरक्षण किस प्रकार से प्राप्त हो, जब पैदा हो जाए तो उसके लिए क्या योजना हो, वो शिक्षा परक बन जाए उसके लिए क्या योजना हो, वो आगे भविष्य में नौकरी या आत्मनिर्भर बने उसके लिए क्या योजना हो, वो पूरी रूपरेखा जो है महिला सशक्तिकरण विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम आज देखने को मिलते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में स्वरोजगार परक बनी है। उत्तराखंड में लैंगिक समानता वो काफी हद तक कवर हुई है और मैं मानती हूं कि महिला कल्याण के परिप्रेक्ष्य में जहां पर ऐसी हमारी निराश्रित महिलाएं रहती हैं उनके लिए कई संस्थान बने हैं। हमारे निराश्रित बच्चे हैं और खासकर अनाथ बच्चे हैं। उत्तराखंड सरकार ऐसी पहली सरकार होगी जिसने कोविड के दौरान में वात्सल्य योजना दी, जिन्होंने इन बच्चों के लिए पूरे प्रदेश भर के बच्चों के लिए 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, जिसका हमने कई बच्चों के साथ में जब इंटरव्यू इससे लाभ लेने वाले बच्चों से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सरकार का अभिनंदन किया। तो ये परिणाम के स्वरूप में जब योजनाएं हमने करी और परिणाम स्वरूप पहुंचे तो निश्चित रूप से जो आत्मा को तृप्ति होती है अपने कार्य करने की वो महसूस होता है। और स्वाभाविक रूप से हम ये देखते हैं कि हमारी उत्तराखंड की महिला बहुत कर्मठ होती है, विषम परिस्थितियों में रहती है और विषम परिस्थितियों को चुनौतियों को पार करते हुए अपने जो उसका विजन है कि मैं अपने परिवार को सक्षम बनाऊं, आर्थिक रूप से मजबूत बनूं, उस दिशा में हमारा विभाग भी और सरकार का मंतव्य भी वो लगातार आगे बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्य होने के नाते आपको लगता है कि महिलाओं की चुनौती यहाँ पर ज्यादा होती है? निश्चित रूप से पहाड़ी राज्य होने के नाते और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की जो मातृशक्ति है उनके लिए अतिरिक्त चुनौतियां होती हैं। मौसम की चुनौतियां होती हैं, आपदा की चुनौती होती हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी चुनौतियां होती हैं। कई चुनौतियां सड़क, पेयजल और अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में भी होती हैं। उसके बावजूद भी मैं ये देखती हूँ कि पहाड़ की जान और पहाड़ की रौनक ही मातृशक्ति होती है और वहां पर पहाड़ पर कमल खिलाना ये मातृशक्ति करती है, यानी कि पहाड़ को जीवंत रखना ये मातृशक्ति का काम है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से देवभूमि में देवभूमि की इस देवियों ने जितने लगाव से अपनी जन्मभूमि का रखरखाव किया है वो पहाड़ की मातृशक्ति करती है आत्मिक लगाव से। तो वो चुनौतियों को बहुत हंसते हंसते पार करती है और जिसमें राज्य सरकार भी लगातार, मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में हर गांव ऐसा होगा जो लिंक मार्ग से जुड़ा होगा, मुख्य मार्ग से जुड़ा होगा। हर गांव ऐसा होगा जिसमें पेयजल की व्यवस्था होगी, हर गांव ऐसा होगा जहां पर आवास की व्यवस्था होगी, हर गांव ऐसा होगा जहां पर महिला लाभार्थियों को पेंशन की योजना होगी, हर गांव ऐसा होगा जहां पर महिलाएं शौचालय से आच्छादित हो चुकी हैं। तो अब काफी समर्थमान, पहले के मुकाबले चुनौतियां कम हुई लेकिन संघर्ष है, लेकिन वह सहर्ष स्वीकार करती है और उसे पार पाती हैं। लेकिन अगर मैं लीडरशिप की बात करूं, महिला लीडरशिप की बात करूं, आपको लगता है, क्योंकि पिछली सरकारों में भी हमने देखा है इस तरीके का प्रतिनिधित्व महिलाओं को खास तौर पर, और इस सरकार में भी हम देख रहे हैं, आप तो आवाज बुलंद कर ही रही हैं। और उत्तराखंड की आधी आबादी की मैं बात करूं तो 45 से 46% आधी आबादी जो है वो वोटर है, महिला वोटर्स हैं। आपको लगता है इस लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं खलती है? और अगर आपको वो जिम्मेदारी दी है तो आपकी जिम्मेदारी और चुनौती ज्यादा बनती है? देखिए, मातृशक्ति में एक स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यदि परिवार के मुखिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखें तो मातृशक्ति के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट नेतृत्व करने का गुण होता है। और मुझे लगता है कि परिवार में यदि उसका पति न हो तो भी मातृशक्ति उस परिवार को जो है आर्थिक रूप से हर परिस्थिति का चुनौती का सामना करते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये नेतृत्व क्षमता पहले से ही है। मैं मानती हूं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निर्णायक रूप से राजनीतिक मौके कम मिलते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद दूंगी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें महिला सशक्तिकरण विभाग के सुझाव को उन्होंने स्वीकार भी करा कि
कि हमारे जितनी भी सरकारी जॉब्स होंगी उसमें 30% आरक्षण जो है मातृशक्ति को दिया जाएगा, यानी कि उनका हक कानून के रूप में उनको प्राप्त हो सके, इसको सुनिश्चित किया गया। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि आपकी इसी बात का चिंतन करते हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक बढ़े, मातृशक्ति स्वयं के लिए योजना या स्वयं की नीति नियंता बने, तो इसके लिए 33% का राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देना, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में, ये आगे के भविष्य के दूरगामी परिणाम है। ये सुनहरे अवसर हैं। जो आज आपका प्रश्न है, मुझे लगता है देर से बेर ये प्रश्न कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा, जहां मातृशक्ति इसी प्रकार से जैसे आज मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूं, ऐसे बहुत सारी मातृशक्ति इस वक्त। लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो मातृशक्ति को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं उसे और मजबूत करना, इसके लिए राज्य महिला नीति काफी चर्चाओं में है, उसका ड्राफ्ट भी फाइनल हो चुका है। कितनी मजबूती महिलाओं को मिलेंगी अपने विचार रखने के लिए इस नीति के बाद? और खासतौर पर महिला अपराधों की अगर मैं बात करूं तो उसमें कमी आएगी। देखिए, महिला नीति बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे पास में हर क्षेत्र में जो काम कर रही महिलाएं हैं, और वो महिलाएं जिनको काम करने के क्षेत्र में हमारी गिनती नहीं होती है, जो घरों पर रहते हुए कार्य करती हैं, तो आखिरकार उनकी भावनाओं को महिला नीति में किस प्रकार से उकेरित किया जाए कि ऐसा बनाया जाए कि भविष्य में उसके हमको अच्छे परिणाम मिले। तो इसको लेकर लगातार बैठ के चल रही हैं, और निश्चित रूप से ये कोशिश है कि ऐसी महिला नीति बने जिसकी साल दर साल बराबर देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। ये कोशिश है कि महिला को हर सेक्टर में उसको मजबूती मिले। नीति ये कहे कि ये उसका अधिकार है, और नीति ये कहे कि उसको ये मिलना ही चाहिए। तो ये एक मजबूत आधार है, भविष्य में उसको कुछ न मिलता हो, चूंकि नीति कहती है मिलना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये नीति उनके लिए एक ताकत बन के खड़ी होगी, और उनके भविष्य के किसी भी निर्माण या किसी निर्णय में ये नीति उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। महिलाएं हमेशा जानी जाती है एक सामंजस्य बिठा देती हैं वो हर चीज में, लेकिन विपक्ष कहता है, ऐसे चर्चाएं ऐसी होती हैं कि आपके ब्यूरोक्रेसी के साथ कुछ मनमुटाव चलता रहता है और विवाद जो है वो बढ़ते रहते हैं। क्या वो सामंजस्य बिठाने में थोड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि आप एक महिला नेत्री हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कढ़ाई से उन चीजों को आप आगे नहीं रख पाती, या कुछ और चैलेंज बीच में आते हैं? देखिए, वैसे तो मैं कहूंगी कि ये, वैसे मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म में बैठी हूँ, और मैं ये बात कहूंगी कि ये मीडिया जनित ही है, तो मतलब मुझे लगता है कि इसे मानना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो जाना जाता है या मेरा अपना स्वभाव है, यदि मैं किसी कार्य के लिए निर्णायक होती हूँ और वो कार्य निर्णायक रूप से संबंधित अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। और जब वो क्योंकि हम जनमानस से निकल कर आते हैं, हमारी भावना उनके काम को करने के लिए हम वकील हैं कि उनके कार्य होने चाहिए, और संबंधित नहीं करता है तो ये हमारी जोर जबरदस्ती है, ऐसा मेरा उसका अप्रोच मान लीजिए, जिसे अखबार अन्य तरीकों से हेडलाइन बना के, अखबार नहीं सॉरी मीडिया जो है अन्य प्रकार से हेडलाइन बना के उसको कहने का प्रयास करता है, लेकिन सच्चाई यदि उसके अंदर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये रहेगा कि किसी न किसी कार्य जो कि जनहित में है उसी के संदर्भ में मेरी कोई बात उनसे हुई होगी जिसे वे नहीं करते होंगे और जिसे मैं लागू करना चाहती होंगी। अब ये टकराव की स्थिति, ये चैलेंजिंग है, जॉब का पार्ट है, लेकिन विपक्ष तो ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कड़े फैसले सुना देती हैं या कुछ ऐसे चीजें अपने कर्मचारियों को करने को कह देती हैं जिससे एक विवाद पैदा हो, और उस विवाद से कहीं ना कहीं आप चर्चित हो। आपका काम तो चर्चाओं में रहता ही है, लेकिन विवाद उससे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इस मंच से आप क्या विपक्ष को जवाब देना चाहेंगे जब वो कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए ये सब करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को खुद चर्चा करने का मौका मिल जाता है हमारे नाम के साथ में। मैं समझती हूँ शायद इसी का एडवांटेज लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप काम बहुत बेहतरीन करती है तो उनके पास कोई कमी निकालने के लिए नहीं होती है, तो वो कहती हैं कि आप कोई भी बात करती है तो विवाद हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में जब भी किसी मेरे से संबंधित किसी विषय पर यदि कोई विषय उनने कहा होगा तो वो मैं समझती हूँ आधार विहीन रहा है, और यदि वो आधार विहीन रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सारा जवाब मेरे कार्यों में है। मैम, महिला अपराधों को लेकर अगर मैं बात करूं तो एनसीआरबी के कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि उत्तराखंड 6ठे नंबर पर है। तो महिला अपराधों को लेकर आपने कुछ ऑपरेशंस भी चलाए हैं।
महिला अपराधों को लेकर किस तरीके से काम होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपको भी लगता है कि यहाँ पर भी वो बुलडोजर एक्शन या इनकाउंटर एक्शन होना चाहिए? हालांकि बुलडोजर एक्शन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको भी लगता है इसी कड़ाई से, इसी सख्ती से चीजें होनी चाहिए? क्योंकि महिला अपराधों की बात करूं या अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण हम हटा रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार जो है बातचीत हो रही है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, महिला अपराधों के परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक यदि कोई चीज जिम्मेदार है तो वह जिम्मेदार बहुत कुछ हमारा सोशल मीडिया, बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे चाहे वो युवाओं में हो, बच्चों में हो, इस प्रकार के मैसेजेस प्रसारित होते हैं, इस प्रकार के वीडियो प्रसारित होते हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि हम जब महिला कल्याण विभाग देखते हैं तो हम वो बात बच्चों में भी, बच्चियों में भी, युवाओं में भी हमको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं लगाम कसने की आवश्यकता है। और यदि अपराधों को कानून की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि हर अपराध के लिए कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं। पोक्सो जैसा एक्ट बना हुआ है जिसके तहत हम लोग तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक पे मामले हम लोग चलवाते हैं। उसके बावजूद भी निश्चित रूप से हमको ये सब चीजें देखने को मिलती है। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ एक भी अपराधी जो महिलाओं से संदर्भित यदि कोई अपराध कर रखा तो वो अपराधी जेल के सलाखों के पीछे, ये वो मैं यहाँ ईमानदारी से और गारंटी के साथ आपके बीच में कह सकती हूँ। तो ये कोशिश है कि महिलाओं के प्रति हो, बच्चियों के प्रति हो, जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम करते हैं। रेखा आर्य, खाद्य आपूर्ति विभाग भी आपके पास है। हाँ जी। अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी में मिलावट को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कहा गया था, 4 धाम यात्रा के लिए जो भी लोग आते हैं, मिलावटी कोई चीज हो। और कुछ उत्तराखंड और देहरादून में कुछ ऐसे किस्से भी आए थे कि खाने के पदार्थों में थूक मिलाकर जो है चीजें दी जा रही हैं। उस दिशा में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और अब तक क्या कुछ हो चुका है? क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, मिलावटी मिठाई, इसको लेकर क्या? देखिए, खाद्य विभाग बेशक मैं देखती हूँ, मेरे खाद्य विभाग में फूड और सिविल सप्लाई है। इसमें फूड इंस्पेक्शन नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। लेकिन फिर भी आपने जो विषय यहाँ पे लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया है और संज्ञान लेने के साथ में इसकी सैंपलिंग और इसके संदर्भ में जांचें भी चल रही है और इसके संदर्भ में जो है वह कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये पूरी कोशिश है और मैं समझती हूँ कि फूड डिपार्टमेंट इसमें सजग है और इस प्रकार के मिलावटी खोरों के खिलाफ जो है विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। रेखा आर्य जी, अगर मैं आपके सफर के बारे में बात करूं, कितना टफ रहा है आपका सफर राजनीति में अपने आप को उस तरीके से स्थापित करना और खासतौर पर महिलाओं की वो सशक्त आवाज बनना? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे सफरनामे में मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मुझे लगता है कि मेरे सोमेश्वर की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया और मुझे लगता है कि एज ए पॉलिटिशियन, एज ए समाज सेविका, चूंकि मुझे आंतरिक रूप से महसूस होता है कि मेरी नीयत बहुत साफ है, मेरा विजन बहुत साफ है, मेरा काम सेविका के रूप में काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। तो जिसका मैं कहूँगी कि संघर्ष, यदि वो संघर्ष नहीं होता मैं आज इस टेबल पे नहीं होती या इस चेयर पे नहीं होती। तो वो संघर्ष भी प्यारा है और उन सबका आशीर्वाद भी प्यारा है जिसके कारण से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इसलिए खुशी होती है अपने सफरनामे से। अगर रेखा आर्य जी राजनीति में नहीं होती तो क्या होती? कुछ और होती, कुछ आपको पसंद हो? मैं लड़ाका होती। ऐसा क्यों? मैं खैर मजाक कर रही हूँ। हाँ। मैं यदि पॉलिटिशियन नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से मैं कहना, क्योंकि मैंने बीएड किया है, तो मैं कहीं ना कहीं या तो टीचर होती, कहीं ना कहीं प्रोफेसर होती, तो इस पेशे में जरूर होती शायद। अगर मैं ये कहूँ कि आपके वैसे खेलों में रुचि है, क्योंकि आपके पास खेल विभाग भी है, और खेल और खिलाड़ियों के लिए किस तरीके से आगे कि उनका भविष्य और ज्यादा बेहतर हो और उत्तराखंड से भी प्रतिनिधित्व और ज्यादा बढ़े, उसकी दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है? और आपका फेवरेट खेल क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2022 से जब से मुझे यह विभाग खेल और युवा कल्याण मिला है, स्वाभाविक रूप से इसमें करने के लिए इतना कुछ, और खासकर मन के अंदर भी इतना कुछ करने के लिए है कि अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है।
लेकिन इन 22 से लेकर 24 तक में जो कार्य हम कर पाए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम खेल को विकसित करना चाहते हैं, खिलाड़ियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं और साथ साथ में उनके अभिभावकों को विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को खिलाड़ी बनने दीजिए। मत बोलिए कि डॉक्टर बनिए, मत बोलिए कि इंजीनियर बनिए, मत बोलिए कि आईएएस बनिए, मत बोलिए कि आईपीएस बनिए। हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों से कहो कि खिलाड़ी बनिए। इसको कहने की ताकत मुझे कहां से मिलेगी? इसका जब मैंने मंथन किया तो मुझे खुशी होती है कि आज हम 4% का आरक्षण हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को दे चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि हम आउट ऑफ टर्न जॉब दे चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि हमने आज हमारे बच्चों को 8 से लेकर 14, 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को हम लगातार मुख्यमंत्री उद्दीमान हो, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन हो, 1500 रुपए और 2000 रुपए प्रतिमाह हम लोग दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि आप उनसे अपने संसाधनों को, चाहे वो फुटबॉल खरीदे, बैडमिंटन खरीदे, आप अपना स्पोर्ट्स किट खरीदे, आप अपना स्पोर्ट्स ड्रेस खरीदे, आप अपने खेल को विकसित करिए ताकि अभिभावक को ये ना कहना पड़े कि मेरे पास फुटबॉल के पैसे नहीं हैं। तो मुझे खुशी है कि हम ये सब कुछ कर पाए। मुझे खुशी है कि हम कोच जो हमारे हैं, जो विगत कई वर्षों से जो है मात्र जो है 12,000 15,000 में काम करते थे, आज वो कोच मैं समझती हूँ कि 25,000 से जिनकी सैलरी को शुरुआत कर दी गई। आज हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स की डाइट बहुत अधिक बढ़ा दी गई और मुझे खुशी होती है कि अपने इस साफ नीयति का परिणाम, मुझे इस बात की खुशी है कि हम 38वां राष्ट्रीय खेल हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है और मुझे लगता है कि खेल विभाग में काम करते हुए ये निर्णय करने में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसी का ही प्रतिफल है। तो आज ये वातावरण समाज में डेवलप हो चुका है कि हमारे बच्चे यदि कहते हैं कि हम अपने खेल को शौक नहीं, अपना प्रोफेशन, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उत्तराखंड पहला नंबर पे कहूंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा आर्य जी हमारे साथ बात करने के लिए, सार्थक संवाद करने के लिए। आप प्लीज मंच पर बने रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी, प्लीज वो मंच पर आएं और रेखा आर्य जी का धन्यवाद करें।